गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम आज के लेक्चर में मेथड नंबर 3 पे आएंगे, द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। तो हमने 2 मेथड पहले पढ़ लिए हुए हैं और तीसरा मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइट स्कैटरिंग मेथड। और इसके बारे में एक ख़ास बात है मेथड की कि सिर्फ इकलौता मेथड यही है 4 में से जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन करता है। बाकी जितने भी मेथड हमने अभी तक पढ़े, चाहे वो एंड ग्रुप एनालिसिस हो, चाहे विस्कोमेट्री हो, या जो अगला मेथड हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पढ़ेंगे, वो सभी नंबर एवरेज को ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को जो कैलकुलेट कर रहा होगा वो है लाइट स्कैटरिंग। तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड है जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन करता है। तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर होना चाहिए लाइट स्कैटरिंग मेथड। तो अब इस मेथड को थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एम डब्ल्यू बार की वैल्यू। तो लाइट स्कैटरिंग, जैसा पहले नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करने वाले हैं। लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है कि आपने कई बार पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है, कई बार पढ़ा होगा आपने कि जब कोई सर्टन वेवलेंथ की लाइट किसी डेंस मीडियम से पास करती है तो जो डेंस मीडियम होता है उसकी स्कैटरिंग अफेक्ट करता है, मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वो स्कैटर कर देता है। जिस पाथ से वो जा रही थी उस वहाँ नहीं रहेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से स्कैटर हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। तो वही इस मेथड का प्रिंसिपल होने वाला है। अब इसमें लिखा हुआ द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर लाइट इंसिडेंट ऑन द पॉलीमर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीमर को हम पॉलीमर की सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। फिर उसके ऊपर हम कुछ एक सर्टन फिक्स वेवलेंथ की जो लाइट होगी उसको फॉल कराएंगे उस पॉलीमर सॉल्यूशन पे। और क्योंकि पॉलीमर सॉल्यूशन एक डेंस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये कोशिश करेगा कि जो लाइट इसके ऊपर फॉल करी उसको स्कैटर करे। फिर जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी हम इंटेंसिटी मेज़र करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि इंसिडेंट लाइट में और स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी में क्या फ़र्क आ रहा है। तो वहाँ से कुछ फैक्टर निकल के आएगा जो हम यूज़ करेंगे एम डब्ल्यू बार की कैलकुलेशन में। तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये एक जनरल मैकेनिज्म और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि लाइट का सोर्स है मोनोक्रोमेटिक फिल्टर, यानी कि जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट पास होने दे रहा है यहाँ से। और ये वो सेल है जिसमें हमने पॉलीमर का सोल्यूशन एज सच फिल करके रखा हुआ है। तो जैसे ही ये लाइट इस पॉलीमर सोल्यूशन पे फॉल करती है, तो अगर ये बिल्कुल नॉर्मल मीडियम होता जैसा बाहर था तो ये लाइट एज सच पोलराइज़र पे पास कर जानी थी, पोलराइजर तक पास कर जानी थी। बट क्योंकि यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है जो कि पॉलीमर सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो जैसे ही ये इंसिडेंट लाइट इस पर स्ट्राइक करती है ये बजाय स्ट्रेट लाइन जाने के थोड़ी सी स्कैटरिंग शो करती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हो जाती है। तो अब इस स्कैटर्ड लाइट का एंगल क्या रहता है और इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है, वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा होगा जब ये लाइट किसी पॉलीमर सॉल्यूशन पे या डेंस मीडियम पे स्ट्राइक की होगी। तो इसका जनरल प्रिंसिपल है। अब देखते हैं कि हम एम डब्ल्यू बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से एम डब्ल्यू बार कैलकुलेट करने के लिए आपको ये इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी। डेल्टा आर थीटा इज इक्वल टू के सी एम डब्ल्यू आर पी थीटा जेड बार। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। और इसमें कुछ फैक्टर्स यूज़ हुए हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है। सच आपकी बुक का पैराग्राफ है। एंड इट इज़ बीइंग सेड दैट डेल्टा आर थीटा इज ए चेंज इन रेले स्कैटरिंग, यानी कि जब लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट थी पॉलीमर सोल्यूशन पे फॉल करी तो किस अमाउंट से और किस एंगल से स्कैटरिंग हुई उस मेज़र को बता रहा है ये डेल्टा आर थीटा की वैल्यू। इट रिप्रेजेंट्स रेले स्कैटरिंग एट अ स्पेसिफिक एंगल थीटा। के ऑप्टिकल कांस्टेंट है, इसका मतलब जो टर्म के यहाँ पे आ रही है इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू हमारे को नोन होगी। सी इज़ द पॉलीमर कंसनट्रेशन, ये वेरिएबल थिंग है। पॉलीमर की कंसनट्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये हमारे लिए वेरिएबल चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट इज़ एम डब्ल्यू आर, ये वो फैक्टर है एक्चुअली में जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं लाइट स्कैटरिंग मेथड से एम डब्ल्यू आर की वैल्यू। सो दिस इज़ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर एंड देयर इज़ अनदर फैक्टर पी थीटा जेड। तो पी थीटा जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एवरेज पार्टिकल स्कैटरिंग फैक्टर। क्योंकि एक फैक्टर है तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट गिव द मेजर ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स विद रिलेटिवली स्मॉल वेवलेंथ। ये भी टर्म एक तरह से कांस्टेंट टर्म होने वाली है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स के केस में जब हम स्मॉल वेवलेंथ की लाइट फॉल कराते हैं तो स्कैटरिंग किस तरह से होती है, तो उस फैक्टर को डिनोट कर रहा है
ये वाला फैक्टर पी थीटा जेड बार। तो अब लगभग सारी चीज़ें हमारे को नोन है। यहाँ पे वेरिएबल कंसंट्रेशन है और एम डब्ल्यू बार की वैल्यू है। तो अब हमें कैलकुलेट करना आसान होगा यहाँ से एम डब्ल्यू बार की वैल्यू। सो एम डब्ल्यू बार हम एक साइड लेंगे, बाकी के फैक्टर सारे यहाँ डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो यहाँ से वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू निकल सकती है। ये फैक्टर कहाँ से आएगा? इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट के बाद। जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसकी निकल के सामने आएंगे। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है और सिंपल सा मेथड है। एक तो आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल के हिसाब से ये लाइट स्कैटरिंग मेथड कैसे काम करता है, और दूसरा कि कौन सी इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। तो इस इक्वेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी इसकी डिस्कस की हुई है। मेरिट्स में लिखा है कि दिस अलाउ द असेसमेंट ऑफ द पॉलीमर स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या करता है कि इससे हम पॉलीमर की चेन लेंथ वगैरह का पता भी लग सकता है और पॉलीमर में कितने पोलर ग्रुप लगे हुए हैं उसका पता भी चलता है। तो एक तरह से ये पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ। दूसरी बात है कि इट गिव वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर वेट जो हम एम बार निकाल रहे हैं, तो अगर पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है काफ़ी लंबी चौड़ी रेंज में हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा 10⁴ से लेकर 10⁶। तो 10⁴ का मतलब है कि 10,000 ग्राम पर मोल से लेकर 10⁶ का मतलब है कि 10 लाख तक लगभग। तो 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच में जितने भी पॉलीमर के वेट होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेक्निक से। उसके लिए मेथड काफ़ी एफिशिएंट है। अब इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि सैंपल डस्ट फ्री होना चाहिए और प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा प्योरिटी चाहिए होगी उतनी ज़्यादा हमारे को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसको प्योर करने के लिए सैंपल को। तो क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है तो इसलिए प्योरीफिकेशन की जो टेक्निक है एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि अगर डस्ट फ्री सैंपल, क्योंकि डस्ट होगी वो खुद भी लाइट की स्कैटरिंग करने की कोशिश करेगी। तो अगर डस्ट का भी कंट्रीब्यूशन स्कैटरिंग में आता है तो हमें वो एलिमिनेट करना पड़ेगा डस्ट को वहाँ से। तो सैंपल एज सच प्योर होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये जो रेले स्कैटरिंग का अमाउंट है डेल्टा आर थीटा फैक्टर है, तो यहाँ सारी टर्म्स राइट हैंड साइड को कांस्टेंट टर्म्स है, सिर्फ एक वेरिएबल टर्म है कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि रेले स्कैटरिंग डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन के ऊपर। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर पॉलीमर की ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, और ज़्यादा स्कैटरिंग होगी तो मेजरमेंट हमारे लिए आसान होगी। तो इन्होंने कहा कि अगर हम पॉलीमर का ज़्यादा सैंपल और ज़्यादा कंसनट्रेटेड सैंपल यूज़ करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे डिटेक्टेबल सिग्नल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थी इस मेथड की। बाकी आपने इसमें देख लेना, एक प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में आपके पास होना चाहिए कि लाइट स्कैटरिंग मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और कौन सी इक्वेशन से हम इसको निकाल सकते हैं और कैसे। तो अगले मेथड की तरफ चलते हैं अब हम।